हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान के अंतर्गत जो हमारी सीरीज चल रही है उसमें हमने इससे पहले वाली वीडियो में बात करी थी 1935 के जो भारत शासन अधिनियम था उस पर बात कर चुके हैं हम। और आज उससे आगे हम बात करेंगे सबसे पहले क्रिप्स मिशन, उसके अलावा कैबिनेट मिशन, इन दोनों को जानेंगे इनमें क्या क्या हुआ था और ये हमारे जो भारतीय संविधान बनने में इसकी क्या महत्वपूर्ण भूमिका है उसको भी देखेंगे। तो इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे क्रिप्स मिशन। जैसे कि आप देख सकते हैं क्रिप्स मिशन या इसको क्रिप्स प्रस्ताव के नाम से भी जाना जाता है, ये 1942 में भारत में आता है। और ये भारत में इसको लाने का इनका एक मकसद था इन अंग्रेजों का। इनका मकसद क्या था कि भारतीय संविधान सभा का निर्माण ये तब करेंगे जब द्वितीय विश्व युद्ध में ये क्या हो जाएंगे, जीत जाएंगे। और इसके अलावा इनका मानना ये था कि अगर भारतीय हमारा साथ देंगे, ये भारतीयों को बोल रहे थे कि तुम अगर हमारा साथ दोगे तो हम तुम्हें क्या करेंगे, एक संविधान सभा का निर्माण करके देंगे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से। पर ऐसा होता नहीं है, इसको मना कर दिया जाता है। सभी लोग इसको मना कर देते हैं, ठुकरा देते हैं, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में भी ये लोग इस काम को कर चुके थे। क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में हमारे भारतीय लोगों ने उसमें क्या किया था, इन अंग्रेजों का साथ दिया था। बाद में बहुत सारे भारतीय उसमें मारे भी गए थे, लेकिन इन्होंने फिर भी भारत को क्या कर दिया था, धोखा दे दिया था। यहाँ पे इन्होंने भारतीयों का शोषण करना बंद नहीं करा, कोई भी अच्छी स्कीम यहाँ पर भारत में इन्होंने नहीं लॉन्च करी। तो जिस कारण से इस द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इन्होंने जो संविधान सभा निर्माण करने की बात करी, इसको एकदम मना कर दिया गया। तो मना करने के बाद जब मना किया गया तो उसके बाद से यहाँ पे हमने देखा कि भारत छोड़ो आंदोलन भी शुरू हो जाता है। तो ये जो भारत छोड़ो आंदोलन है इसको हम इतिहास में देखेंगे। यहाँ पर हमें यह जानना है कि क्रिप्स मिशन हमारे जो उस टाइम पर वाइसराय थे, उस टाइम पर जो क्रिप्स मिशन के समय ये लिन लिथगो क्या थे, भारत के वाइसराय थे उस टाइम पे। और दूसरा, इस क्रिप्स मिशन को गांधी जी ने एक महत्वपूर्ण बात कही इसके बारे में। गांधी जी ने कहा जो ये क्रिप्स मिशन है ये दिवालिया बैंक के नाम भविष्य की तिथि में भुगतान होने वाला एक चेक है। यानी गांधी जी ने ऐसा कहा कि एक बैंक है जो दिवालिया हो चुका है और जिसके पास पैसे नहीं है, और वो क्या कर रहा है, हमें एक चेक दे रहा है जो भविष्य में भुगतान करने की बात कर रहा है। वर्तमान तो उसके पास कुछ है नहीं, लेकिन भविष्य में क्या कर देगा, वो हमें पैसे दे देगा। तो ऐसी बात कही गांधी जी ने कि दिवालिया बैंक के नाम भविष्य की तिथि में भुगतान होने वाला चेक है। और ये बात किसने कही, गांधी जी ने कही। और ये एजेटिक के इनका जो इन्होंने इसके बारे में कहा, ये पूछ लिया जाता है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं पोस्ट डेटेड चेक इसको गांधी जी ने कहा। और जिस समय ये क्रिप्स प्रस्ताव ठुकराया गया उसके बाद से हमारे उसमें भारत में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत होती है। और उस टाइम जो वाइसराय थे वो लिनलिथ को थे, यानी भारत के वाइसराय लिनलिथ को थे। ये आपको इस क्रिप्स मिशन से ध्यान रखना है। आगे हम बात करते हैं कैबिनेट मिशन। ये सन 1946 में आता है। कैबिनेट मिशन का मकसद यह था कि भारत वाले जो है एक संविधान सभा का निर्माण करें और अपने लिए खुद एक संविधान लिखें यहाँ पे। तो उसका ये कैबिनेट मिशन का ये एक क्या था, मतलब मिशन था इनका कि एक भारत वाले लोग अपना संविधान बनाए और इस संविधान सभा के लिए चुनाव हुए यहाँ पे। तो उसी को ही हम कैबिनेट मिशन बोलते हैं। तो जो कैबिनेट मिशन जब यहाँ 1946 में आता है तो उस टाइम पर जो ब्रिटिशर के वो क्या थे, पीएम थे, उनका नाम था एटली। तो एटली जो थे ये लेबर पार्टी के थे, लेबर पार्टी की वहाँ पे। तो उस लेबर पार्टी की ही जीत होती है वहाँ पे। तो उस ये पीएम बनते हैं एटली, यानी वहाँ के प्रधानमंत्री एटली था। और इसके अलावा जो कैबिनेट मिशन है इसके सदस्य के रूप में 3 सदस्यीय आयोग इसको ये था। इसमें सदस्य थे नंबर 1 पैंथिक लॉरेंस को इसका अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की जिम्मेदारी दी गई। और साथ में इसके थे अलेक्जेंडर स्टैफोर्ड क्रिप्स। ये 3 लोग इसमें थे कैबिनेट मिशन में, पैंथिक लॉरेंस, अलेक्जेंडर और इसके अलावा स्टैफोर्ड क्रिप्स। और जो पैंथिक लॉरेंस थे इसके अध्यक्ष थे, ये आपको ध्यान रखना है। तो इनमें सबसे महत्वपूर्ण है पैंथिक लॉरेंस, ये इसके अध्यक्ष हैं और 2 अन्य सदस्य हैं इनके साथ में। तो 3 सदस्यीय आयोग था ये कैबिनेट मिशन जो था। इसके अलावा इसको भारत की जो जनसंख्या उस टाइम पर थी, ये 38.9 करोड़ यहाँ की जनसंख्या थी भारत की। और इसी आधार पर सीटों का निर्धारण होना था। और तीन जो 38.9 करोड़ यहाँ की जनसंख्या थी, तो उसी आधार पर कहा गया कि एक सीट पर 10 लाख लोग, यानी 10 लाख जनसंख्या पे एक सीट का निर्धारण कराया गया। और टोटल जो सीट आती है वो 389 आती है इस आधार पर। आगे हम इसको देखेंगे। और उससे पहले ये देखेंगे कि जो चुनाव होना था उसमें 3 समुदाय थे, सामान्य हो गया, इसके अलावा मुस्लिम हो गया और सिख हो गए। 3 समुदाय भी इस क्या कहते हैं चुनाव में इस आधार पर इनका प्रतिभाग करना था या प्रतिभाग इन लोगों को करवाना था। तो इसी आधार पर इन सीटों का निर्धारण किया गया, जैसे कि जनसंख्या के आधार पर गया 10 लाख जनसंख्या पर एक सीट का निर्धारण किया गया। कुल हमारी 389 सीटें बनती है, यानी 389 सीटों का निर्धारण होता है इस 10 लाख की जनसंख्या के हिसाब से। और इन 389 सीटों में भी जो 93 सीट थी ये देशी रियासत थी, यानी ये भारत की ही रियासत थी। इसमें राजा लोग यहाँ पे उस टाइम पर कार्यरत थे। इन राजा लोगों का ही इसमें क्या चल रहा था, शासन चल रहा था। लेकिन शासन नाम मात्र का शासन था इन राजाओं का।
क्योंकि ये पूर्ण रूप से एक प्रकार से अंग्रेजों के अधीन थे, लेकिन नाम के ये राजा थे उसमें। तो इन जो 93 सीट जो थी 389 में से, इसमें से ये करा गया है कि ये राजा लोगों को मनोनीत करेंगे इस 93 सीट पर, और जो 296 सीट है इस पर अप्रत्यक्ष निर्वाचन होगा, ये बात करी गई। और प्रत्यक्ष निर्वाचन की बात इस 296 सीट पर करा गया। इस 296 सीट में भी जो 292 सीटें थी, यानी ये 292 सीटें हैं, इसमें ब्रिटिश भारतीय प्रांत थे। ये ब्रिटिशर के ही प्रांत थे, लेकिन ये भारतीय थे। तो ये 292 सीट जो थी इसमें ब्रिटिश भारतीय प्रांत थे। इसके अलावा 4 जो सीटें थी, इसमें से 4 सीटें चीफ कमिश्नरी के अंतर्गत आती थी। यानी चीफ कमिश्नरी इसमें एक दिल्ली हो गई, इसके अलावा अजमेर हो गया, कुर्ग हो गया, बलूचिस्तान हो गया। तो इस प्रकार से इस 389 सीटों का निर्धारण कराया गया। मेनली ये 2 भागों में इनको विभाजित कराया गया। 93 सीट देशी रियासत, इसमें राजा मनोनीत होने थे, और 296 सीट पे क्या होना था, निर्वाचन होना था, वो भी प्रत्यक्ष रूप से होना था। और 292 सीट जो थी ब्रिटिश भारतीय प्रांत के हैं, और 4 चीफ कमिश्नरी है। इसमें दिल्ली हो गया, अजमेर हो गया, कुर्ग हो गया, बलूचिस्तान हो गया। तो ये यहाँ पे एक महत्वपूर्ण जो जनसंख्या के आधार पर इन्होंने बंटवारा करा सीटों का, इस आधार पर किया गया। और आगे जब चुनाव होता है, जो चुनाव होता है हमारे संविधान सभा के लिए, उसमें चुनाव जुलाई और अगस्त माह में होता है। यानी जुलाई और अगस्त माह में यहाँ पर चुनाव किया जाता है। और ये पूछा भी जाता है जुलाई और अगस्त माह कौन से माह में भारतीय संविधान सभा के लिए चुनाव हुआ है, तो इसको ध्यान में रखना है। तो 1-2 एग्जामों में पूछा भी गया है। तो चुनाव हुआ जुलाई और अगस्त माह में, और जब चुनाव होता है उसके बाद से जब रिजल्ट आता है चुनाव का, तो उसमें कांग्रेस की जीत हो जाती है। कांग्रेस कुल 208 सीट लेके जीत जाती है यहाँ पे। और साथ में जो मुस्लिम लीग थी वो 73 सीट लेके हार जाती है यहाँ पे। यानी 208 सीट कांग्रेस की आ जाती है, कांग्रेस की जीत होती है, और साथ में मुस्लिम लीग 73 सीट लगे हार जाती है। और तो इसी हार को सहन नहीं कर पाने के कारण मुस्लिम लीग में काफ़ी निराशा मतलब उत्पन्न हो जाती है, जिस कारण से जो मोहम्मद अली जिन्ना थे वो एक घोषणा करते हैं। वो बोलते हैं कि जो 16 अगस्त 1946 को हम प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाएंगे। ये मोहम्मद अली जिन्ना ने घोषणा कर दी। और घोषणा करने के बाद क्या होता है कि 16 अगस्त 1946 को भारत में सांप्रदायिक दंगे देखने को मिलते हैं। कई जगहों पे यहाँ पे सांप्रदायिक दंगे होते हैं, बहुत सारी हिंसा हो जाती है, कई सारे लोग मारे जाते हैं उसमें। तो ये 16 अगस्त को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में मनाते हैं जो मुस्लिम लीग थी। तो इसीलिए इसको पूछा भी जाता है हमेशा कि 16 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में इन्होंने मनाया उसको, और काफ़ी हिंसा यहाँ पर करी, और इसमें सांप्रदायिक दंगे भड़क गए, जिस कारण से यहाँ पर कई लोगों की हत्या हो गई। आगे जब संविधान सभा में जो सदस्य लोग मनोनीत होकर आए थे या चुनकर आए थे अप्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से, उसमें कुछ महिलाएं भी उसमें शामिल थी। इसमें टोटल जो इस संविधान सभा में महिलाएं थी वो 15 महिला सदस्य थी। इसकी टोटल या संविधान सभा में कुल कितनी 15 महिलाएं सदस्य थी। अब इसमें कुछ महत्वपूर्ण महिलाओं के नाम आता है, जैसे कि इसमें एनी बेसेंट का नाम आता है। एनी बेसेंट जो थी ये कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। यानी जो कांग्रेस के अधिवेशन होते थे उसमें प्रथम जो महिला अध्यक्ष के रूप में कार्य करने वाली जो महिला थी उनका नाम था एनी बेसेंट, और ये भारतीय नहीं थी। दूसरी महिला का नाम आता है सरोजिनी नायडू। ये पूर्ण रूप से हमारी भारतीय महिला थी, जो कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष के रूप में इन्होंने काम करा, और जो इन्होंने 1925 का कानपुर अधिवेशन था उसकी अध्यक्षता करी थी। कांग्रेस का जो कानपुर अधिवेशन हुआ था 1925 में, उसकी इन्होंने अध्यक्ष के रूप में काम किया था। किसने? सरोजिनी नायडू ने। और ये भारतीय महिला अध्यक्ष के रूप में इन्होंने काम किया, किसका? कांग्रेस के रूप में। और ये बिहार की रहने वाली थी जो सरोजिनी नायडू है। और साथ में ये बाद में जब भारत आज़ाद होता है उसके बाद से हमारा क्या होता है, उत्तर प्रदेश की महिला राज्यपाल के रूप में इन्होंने कार्य किया। और साथ में एक किताब लिखी इन्होंने, इनका किताब का नाम है गोल्डन थ्रेशोल्ड। इन्होंने एक बुक लिखी, और 13 फरवरी को इनके जन्म दिवस पर राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये महत्वपूर्ण हो जाता है 13 फरवरी, क्योंकि राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में इनके जन्म दिवस को मनाया जाता है। और साथ में महात्मा गांधी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। ये बात आपको ध्यान रखनी है। जो महात्मा गांधी हैं ये संविधान सभा के सदस्य के रूप में इन्होंने कार्य नहीं किया, ये संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। आगे हम इसी से संबंधित जो अधिवेशन होते हैं उनको देखते हैं। संविधान सभा की बैठकें। तो इससे पहले हमने जो देखा वो चुनाव के बारे में बात करा और सीटों के बारे में बात करी। अब हम देख रहे हैं कि संविधान सभा की जो बैठकें स्टार्ट हुई और जो कार्य प्रारंभ हुआ उस पर, उसके बारे में देखते हैं। तो पहला जो प्रथम इसका बैठक होती है संविधान सभा की, वो होती है 9 दिसंबर 1946 को। यानी 9 दिसंबर 1946 को जब इसकी प्रथम बैठक होती है, तो उसमें अस्थायी अध्यक्ष के रूप में, यानी अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना जाता है, क्योंकि ये संविधान सभा के वरिष्ठतम सदस्य थे। इसी वजह से इनका चुनाव, इनकी जो आयु के हिसाब से जो वरिष्ठ सदस्य होने के कारण इनको चुना गया था, और अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया है इनको। और ये प्रथम बैठक में चुना गया 9 दिसंबर 1946 को।
और इसमें जो उपसभापति चुना गया उनका नाम था फ्रैंक स्मिथ। तो फ्रैंक स्मिथ को इसमें उपसभापति के रूप में चुना गया। और इसके अलावा नोट यहाँ पे एक लिखा हुआ है, जो हैदराबाद रियासत थी इसने इसमें भाग नहीं लिया, यानी संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी इसमें हैदराबाद रियासत ने भाग नहीं लिया। जैसे कि हम जानते हैं बाद में जो हैदराबाद है इस पर सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा जो सैनिक कार्रवाई करी जाती है, तो उसके अंतर्गत फिर इसको इसमें शामिल करा जाता है। आगे जो अगली बैठक होती है वो होती है 11 दिसंबर 1946 को। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना जाता है। यानी जो पहले चुने गए थे वो अस्थायी अध्यक्ष थे। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि अस्थायी अध्यक्ष चुना गया डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। और फिर जो 11 दिसंबर 1946 को अगली बैठक होती है इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया, यानी इनको स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया संविधान सभा का, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। और इसमें जो उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया इनको था HC मुखर्जी को, यहाँ पे उपाध्यक्ष के रूप में चुनाव हुआ इनका। और इस संविधान सभा की जो संवैधानिक सलाहकार थे उनका नाम था BN राव। तो BN राव को संवैधानिक सलाहकार के रूप में चुना गया यहाँ। इसके अलावा 13 दिसंबर 1946 को फिर अगली बैठक होती है संविधान सभा की। और इस 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया जाता है, यानी उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया जाता है 13 दिसंबर 1946 को। और बाद में ये जब पारित होता है, ये होता है 22 जनवरी 1947 को पारित होता है। जो वर्तमान में हम उद्देश्य का बोलते हैं या प्रस्तावना बोलते हैं संविधान की, वही ये प्रस्ताव होता है। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसको पेश किया जाता है संविधान सभा में, और ये 22 जनवरी 1947 को ये पारित हो जाता है। आगे इसमें एक नोट लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है कि संविधान सभा का प्रथम सत्र 9 दिसंबर 1946 से 23 दिसंबर 1946 तक चला। यानी ये जो सत्र होता है, जैसे हमारे अभी आज भी संसद में चलते हैं, एक मानसून सत्र चलता है, इसके अलावा शीतकालीन सत्र चलता है। तो सत्र एक काफ़ी मतलब लंबा टाइम ड्यूरेशन होता है। तो उसी में ये संविधान सभा का जो प्रथम सत्र चला था वो 9 दिसंबर 1946 से लेकर 23 दिसंबर 1946 तक चला। तो इसमें जैसे कि हम देख रहे हैं कि पहला जो 9 दिसंबर 1946 को यहाँ पर प्रथम बैठक हो रही है। इसके अलावा फिर 11 दिसंबर को दूसरा बैठक हो रही है, फिर यहाँ पर 13 दिसंबर को हो रही है। तो इसी प्रकार से 9 दिसंबर 1946 से लेकर 23 दिसंबर 1946 तक ये सत्र चलता है इनका, संविधान सभा का प्रथम सत्र। और जो 12वां सत्र था ये 24 जनवरी 1950 को समाप्त होता है। उसके बाद से संविधान भी हमारा ये जनवरी यानी 26 जनवरी 1950 को संविधान को पूर्ण रूप से लागू कर दिया जाता है। इसके अलावा 22 जुलाई 1947 को तिरंगा जो है हमारा यानी राष्ट्रीय ध्वज है उसको स्वीकार किया जाता है, 22 जुलाई 1947। इससे संबंधित आगे जो और भी फैक्ट है उनको हम अलग से बनाएंगे, जैसे कि उसमें राष्ट्रगान है या राष्ट्रगीत है, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको बाद में स्वीकार किया गया, उसके लिए अलग से लिस्ट बना दूंगा। और यहाँ पे केवल एक दिया है कि 22 जुलाई 1947 को तिरंगा जो है हमारा राष्ट्रीय ध्वज उसको स्वीकारा गया है यहाँ पे। अब आती है हमारी कुछ समितियाँ आती हैं जो बहुत महत्वपूर्ण समितियाँ उसमें बनी हुई तो संविधान सभा में। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे पहली जो समिति है हमारी प्रारूप समिति। प्रारूप समिति का गठन होता है 29 अगस्त 1947 को, यानी 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन होता है। और ये एक 7 सदस्यीय क्या है मतलब समिति है। जैसे कि इसमें एक अध्यक्ष और 6 इसके सदस्य होते हैं। जैसे कि इसमें देख सकते हैं आप सदस्य जो इसके अध्यक्ष पद पर जिनको नियुक्त किया गया उनका नाम था डॉक्टर BR अम्बेडकर। तो डॉक्टर BR अम्बेडकर को अध्यक्ष के रूप में इस प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया। इसके अलावा जो दूसरे सदस्य इसमें थे उनको थे N गोपाल स्वामी अयंगर, और तीसरे जो इसके सदस्य थे अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, और चौथे सदस्य के रूप में इसमें डॉक्टर KM मुंशी को रखा गया। और KM मुंशी एकमात्र ऐसे सदस्य थे जो कांग्रेस के सदस्य थे, यानी जो KM मुंशी हैं एकमात्र ऐसे सदस्य थे इस प्रारूप समिति में जो कांग्रेस के सदस्य भी थे। इसके अलावा 5वें जो सदस्य थे इसके सैयद मोहम्मद सादुल्ला 5वें सदस्य थे। और 6ठे सदस्य इसमें थे N माधव राव। और ये N माधव राव को किसकी जगह पर लाया गया, ये BL मित्र के स्थान पर इनको मनोनीत किया गया। यानी BL मित्र के कुछ स्वास्थ्य से संबंधित कुछ समस्याएं इनको हो गई थी, जिस कारण फिर इस BL मित्र की जगह पे N माधव राव को यहाँ पे क्या किया गया, मनोनीत करा गया। और इसके अलावा जो 7वें सदस्य के रूप में थे इसमें TT कृष्णमाचारी, यानी TT कृष्णमाचारी को 7वें सदस्य के रूप में मनोनीत करा गया इनको भी। और मनोनीत किसकी जगह करा गया, 1948 में DP खेतान थी, इनकी मृत्यु हो जाती है DP खेतान की, और इनकी जगह पर इनको मनोनीत करा जाता है TT कृष्णमाचारी को। शायद ये छोटा लिखा हुआ, अगर आपको ये यहाँ से दिख नहीं रहा तो मैं दोबारा इनको बता देता हूँ एक बार। जैसे यहाँ पे सदस्य इसमें है 7 सदस्य हैं टोटल।
और एक अध्यक्ष और 6 मेंबर हैं इसमें। पहले जो हैं डॉक्टर BR अम्बेडकर हैं और ये इसके अध्यक्ष हैं। और दूसरे नंबर पर आते हैं N गोपाल स्वामी अयंगर। तीसरे नंबर पर आते हैं अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। और चौथे नंबर पर आते हैं डॉक्टर KM मुंशी। और KM मुंशी एकमात्र ऐसे सदस्य हैं इस प्रारूप समिति के जो एकमात्र कांग्रेस के सदस्य हैं। और पांचवें नंबर पर आते हैं सैयद मोहम्मद सादुल्ला। और छठे नंबर पर आते हैं N माधव राव। और N माधव राव को ये BL मित्र के स्थान पर मनोनीत किया जाता है क्योंकि इनके स्वास्थ्य संबंधित कुछ समस्याएं इनको हो जाती हैं, जिस कारण BL मित्र की जगह पे ये N माधव राव को यहाँ पे क्या करा जाता है, मनोनीत किया जाता है। इसके अलावा TT कृष्णमचारी है। TT कृष्णमचारी को 1948 में ये DP खेतान की जगह पर लाया जाता है क्योंकि DP खेतान की मृत्यु हो जाती है, तो जिस कारण से इनको TT कृष्णमचारी को यहाँ पे नियुक्त किया जाता है। तो ये हमारी प्रारूप समिति है। ये जो प्रारूप समिति है ये बेहद महत्वपूर्ण समिति है। इसमें से जो प्रश्न ज़्यादातर बनता है वो बनता है इसके, एक तो अध्यक्ष से प्रश्न पूछ लिया जाता है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो ये हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं यहाँ पे BR अम्बेडकर। और दूसरा इसमें सदस्य पूछ लिया जाता है कि इसमें कितने सदस्य थे। एक तो आता है इसमें 7 सदस्य और देखो टोटल 7 सदस्य हैं। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 6+1। 6+1 का मतलब है कि एक अध्यक्ष हो जाएगा और 6 इसके अन्य सदस्य हो जाएंगे। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है क्योंकि इस टाइप से क्वेश्चन इसमें से बन जाता है। और दूसरा इसका जो गठन है 29 अगस्त 1947, ये आपको ध्यान रखना है आपको। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में जो डॉक्टर BR अम्बेडकर हैं, इसको भी ध्यान में रखना है। आगे कुछ समितियाँ और भी हैं जिसके के अध्यक्ष के बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आती है संघ समिति, यानी संघ शक्ति समिति। संघ शक्ति समिति जो है इसके अध्यक्ष के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू को रखा जाता है। यहाँ पर इनको बनाया जाता है संघ समिति का अध्यक्ष। और ये महत्वपूर्ण समिति है हमारी, जो पूछी भी जाती है, कई बार ये पूछ ली जाती है एग्जाम में। तो संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसके अलावा संघीय संविधान समिति, संघीय जो संविधान समिति है इसके भी अध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू को इसका क्या बनाया गया, अध्यक्ष बनाया गया। और साथ में प्रांतीय संविधान समिति है, जो प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष बनाया गया सरदार पटेल को, यानी वल्लभ भाई पटेल जो थे, इनको सरदार तो इनकी उपाधि है, से इनका नाम वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल पूरा इनका नाम है। तो इनको प्रांतीय संविधान समिति का क्या बनाया गया, अध्यक्ष बनाया गया। प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष बनाने का मतलब है कि इन्होंने कई सारी जो देशी रियासतें थी, इनको उन रियासतों को में यहाँ भारत में विलय कराया है सरदार पटेल के द्वारा। तो इसीलिए इनको प्रांतीय संविधान सभा का क्या बनाया गया, समिति का वो बनाया गया, क्या अध्यक्ष बनाया गया। और इसके अलावा ये मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति थी, मूल अधिकार और अल्पसंख्यक समिति, इसका भी अध्यक्ष सरदार पटेल को ही बनाया गया यहाँ पे। तो ये दोनों समिति यानी प्रांतीय संविधान समिति और इसके अलावा मूल अधिकार और अल्पसंख्यक समिति का अध्यक्ष भी किसको बनाया गया, सरदार पटेल जी को बनाया गया। इसके अलावा आगे आते हैं राष्ट्रीय ध्वज समिति, यानी राष्ट्रीय जो ध्वज समिति थी इसके अध्यक्ष बनाया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। और साथ में इनके प्रक्रिया नियम समिति थी, इसके भी अध्यक्ष बनाया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। साथ में संचालन समिति है, एक संचालन समिति, इसके भी अध्यक्ष कौन बने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये महत्वपूर्ण समितियां हैं, ये पूछी जाती है हमेशा। इसमें से प्रारूप समिति तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से जो अध्यक्ष हो गया, इसके अलावा इसके सदस्य पूछ लिए जाते हैं। और साथ में संघ समिति, ये याद रखना आपको, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा अध्यक्षता करी गई इसकी। और साथ में संघीय संविधान समिति की भी पंडित जवाहरलाल नेहरू ही है। और प्रांतीय संविधान समिति जो है इसके सरदार पटेल हैं। और मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष भी कौन है, सरदार पटेल है। यानी यहाँ पे ये डॉट किया है, इसका मतलब है सरदार पटेल जी। और JL नेहरू, मतलब जवाहरलाल नेहरू, यहाँ पे मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है JL नेहरू, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और साथ में राष्ट्रीय ध्वज समिति जो है ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। प्रक्रिया नियम समिति है जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। संचालन समिति जो है इसके भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। तो ये सारे के अध्यक्ष हैं इन समितियों में। और ये संविधान सभा जब बनी उसके बाद से जब समितियों का गठन कराया गया। अभी इसके आगे और भी कुछ उप समितियाँ हैं, उनको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और शायद इसमें से अगर आपको कोई डाउट या कोई प्रश्न आपका हो तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं, आप अपना प्रश्न कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।